सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं इरफान चट्ठा एडवोकेट उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और तलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद इमाम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आपके इल्म है कि लास्ट सेशन में भी हमने टायर 1 रिटेलर और उनकी POS रजिस्ट्रेशन, उनके जो मुतल्लिक लॉ है, रूल्स हैं, STGOs हैं, क्लैरिफिकेशन हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। और लास्ट सेशन में चूँकि बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी तो उसको उसी जगह से जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने स्पेशली जो सेक्शन 3 है उसकी टायर 1 रिटेलर की डेफिनेशन है और सेक्शन 3 के अंदर जो डिफरेंट मोड ऑफ सेल टैक्स चार्जेबिलिटीज़ हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो इसी के हवाले से हम आज सेक्शन 14 जिसमें इसकी डिसकंटिन्यूशन और सेक्शन 14 के साथ चूँकि इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेक्शन 8B है जिसके अंदर 60% डिसअलाउंस को POS के हवाले से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों को। तो 8B सेक्शन 14 और अकॉर्डिंगली उसके रूल्स और बाकी जो इसके रेगुलेशन है उसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने सब उस्ताद हम सब के सीनियर सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी रहनुमाई करें। POS रजिस्ट्रेशंस, POS रूल्स, POS के मतलब जितने लॉ के अंदर कंसेप्ट्स हैं उनके मतलब हमारी रहनुमाई करें। सर मंशा सुखेरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर। तो 8B का जो सब सेक्शन 8B का सब सेक्शन 6 है वहाँ हम थे कि ऑटो रिड्यूस होता है 60% टिल द टाइम कोई POS इंटीग्रेशन जिसकी ना हुई हो विद द FBR कंप्यूटराइज सिस्टम। अंडर सेक्शन जो रिक्वायरमेंट है अंडर सब सेक्शन है 9A और 10 ऑफ सेक्शन 3 और डेफिनेशन है टायर 1 रिटेलर की 43B में और रिटेलर की अदरवाइज़ है, बाकी चीज़ें अलग है। तो वहाँ हम अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये एडजस्टेबल इनपुट टैक्स है जिसको रिड्यूस करना है, ऑटो रिडक्शन होगी। FBR पोर्टल जो है ऑटो रिड्यूस कर देता है। तो इस पे STU ऑफ 17 आया और एक FBR की क्लैरिफिकेशन आई है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ये जो अमाउंट जो रिड्यूस होगा वो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और परमानेंट डिसअलाउ होगा। जो उस पर हम केस ला उसको हम रिव्यू कर रहे थे कि क्या ये थ्रू क्लैरिफिकेशन या थ्रू STGO उसका स्टेटस क्या है, क्या वो इंटरप्रेट कर सकता है सेक्शन 8B6 को, या 8B6 की वर्डिंग में या स्कोप में ऐसी चीज़ है कि वो परमानेंट डिसअलाउ हो जाएगा या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में एडजस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि उस STGO या क्लैरिफिकेशन में तो ये है कि उस पीरियड का डिसअलाउ होगा, जब वो एक्सक्लूजन हो जाएगी, हो भी जाएगा तो उस मंथ तक वो नहीं होगा, वो परमानेंट ही डिसअलाउ हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंटली भी आपने एडजस्ट किया है तो उसकी वो लाइबिलिटी निकाल देंगे। इवन दो वो इम्पोर्ट का भी है, इम्पोर्ट पे चार्जेबिलिटी है वो भी है या दूसरा है, क्योंकि आपका कलेक्टिव एग्रीगेट आपका इनपुट टैक्स होता है जिसका आपने क्लेम करना है। और दूसरी हमने सिचुएशन डिस्कस की थी, कोई बंदा क्लेम ही नहीं करता, उनसे वहाँ पे 100% अगर पे करता है तो डिसअलाउ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर कोई कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो उस सिचुएशन में फिर वो कंपोजिट है एडजस्टेबल जो है, तो फिर 6 माह तक वैसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो लास्ट सेक्शन 7 अलहदा है। इसी तरह टैक्स जो सेक्शन 3 है वो सब्जेक्टिव है,
उसमें चार्जेबिलिटी जो है वो सब्जेक्ट टू है अदर सेक्शन। तो अदर सेक्शन 7 जो है वो डिटर्मिनेशन कहता है कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिटर्मिन करनी है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो माइनस इनपुट टैक्स होगा तो 60% रिड्यूस होगा, तो वो आगे में चला जाएगा। कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के 7 में भी है, 10 में भी है और 66 सेक्शन भी है। अगर कोई चीज़ आपने क्लेम नहीं भी की किसी में, तो आप उसका रिफंड वैसे ही क्लेम कर सकते हैं, कोई बंदा नहीं क्लेम ही नहीं करता। लेकिन जेन्युइन इनपुट पे किया है तो वो दैट इज ट्रस्ट विद द स्टेट, तो वो उसको ख़त्म कन्फिस्केट नहीं हो सकता, तो उसी सेक्शन में वो डायरेक्ट भी उसको ले सकता है। तो उसके रूल भी हैं, रिफंड के रूल हैं। तो इस सिनेरियो में पहले 8B का हम SRO जो है एक्सक्लूजन वाला देख लेते हैं। कुछ चीज़ों तो 8B लगता ही नहीं है, उसके रेफरेंस से हम देख लेते हैं। फिर 8B के रेफरेंस से जो केस लॉ ऑलरेडी हुए हैं, जिसमें उन्होंने डिसअलाउ करके, जिसमें 90% था और 10% था, उसमें केस लॉ क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं ले सकते क्योंकि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ या रिफंड होगी वो, तो आप 10 उस पर एट द मैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी ले सकते हैं। तो वो उसका भी आप प्रॉपर जो पेनल्टी की प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप करें, तो उसके हम केस के लॉ देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम STGO और जो क्लैरिफिकेशन है बोर्ड की, उसका स्टेटस देख लेते हैं। तो जर्नी उसके भी केस लाए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, वो सेक्शन 72 जो है उसके तहत इशू होते हैं जो STGO होते हैं। तो STGO वो सेक्शन इटसेल्फ कहता है कि ये जो है कुजाए जुडिशल अथॉरिटी जो एडजुडिकेशन कर रही हैं या एपलेट अथॉरिटी है या कोर्ट्स है, उस पर बाइंडिंग नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। और दूसरा उसमें ये भी कहा गया वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट नहीं है, उसके राइट को अंडर नहीं कर सकता, और इंटर बोर्ड कंपिटेंट भी नहीं है कि वो इंटरप्रेट करे स्टैच्यूटरी प्रोविजन को। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। तो इसलिए वो जो इनकन्सिस्टेंट विद स्टैच्यूटरी प्रोविजन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन उसमें ये भी होल्ड हुआ है कि जो STU होते हैं ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही नहीं है। जिस तरह आपके रूल्स हैं तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो SRO सर्कुलर्स होते हैं वो भी सबऑर्डिनेट है। तो उसके मतलब ये है कि ये तो सबऑर्डिनेट ही नहीं था, ये तो इंटरनल कम्युनिकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये रोल कोई प्ले नहीं करते। तो वैसे भी इंटरप्रिटेशन जो स्टैच्यूटरी है वो खुदाए जुडिशल अथॉरिटी जैसे एडजुडिकेशन अथॉरिटी है या कमिश्नर अपील्स है या ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है, उनकी पावर है इंटरप्रेट करना। बोर्ड तो वैसे ही अथॉरिटी में ही वाल नहीं करता, तो इसलिए इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता। तो इसके हम केस लॉ वगैरह अभी हम देखेंगे। तो वैसे भी जहाँ कहीं इनकन्सिस्टेंसी हो रूल की या STGO की या क्लैरिफिकेशन की और लॉ की, तो लॉ प्रिवेल करेगा, तो वो सबसर्विएंट होगा, वो उसको यील्ड देगा। तो क्योंकि रूल जो है, रूल का पर्पज एडवांसमेंट ऑफ पर्पज होता है। अब सेक्शन 50 को भी हम पढ़ेंगे कि रूल किस लिए इशू किए जाते हैं, तो वो कोई एडिशनल कंडीशन वो इम्पोज नहीं कर सकते, या किसी चीज़ अलाउ है तो उसको डिसअलाउ या कन्फिस्केट या उसको नहीं किए जा सकते। तो कोर्ट उसको दे सकता है कि ये इन अकॉर्डिंग करेक्ट इंटरप्रिटेशन है या नहीं है, वो वर्डिंग जो उस लॉ की है या विद इन दैट है कि नहीं। अगर उस वर्डिंग में नहीं है या स्कोप में ही नहीं है, तो उस वर्डिंग में वो चीज़ फॉल ही नहीं करती, तो कोई नई चीज़ ना इम्पोर्ट की जा सकती है ना रीड की जा सकती उस रेलेवेंट सेक्शन में। थ्रू क्लैरिफिकेशन वो एडलेस नहीं किया जा सकता, जैसे है उसी तरह इंटरप्रेट करना है। क्योंकि स्टैच्यूटरी जो हमारे स्टैच्यू है, फिजिकल स्टैच्यू, इसमें लेटर ऑफ लॉ, वर्डिंग ऑफ लॉ जो वो देखी जाती है, ना कि एसेंस ऑफ लॉ के ऐसे होना चाहिए। वैसे भी जो पर्पज भी अगर देखें तो पर्पज जो है वो इंटीग्रेशन है, वो ना कि पिनलाइज करना नहीं है। वंस वो हो गया तो उसको उस मंथ में या उस टैक्स पीरियड में उसको पिनलाइज तो कर दिया उस हद तक कि उसका डिसअलाउ कर दिया, उस मंथ में उसको पेमेंट करने पड़ गई है। तो सब्सिक्वेंट उसको डिसअलाउ करेंगे तो वो तो एक कन्फिस्केटरी नेचर होगा। तो वो तो पर्पस तो ये था कि इंटीग्रेट हो जाए तो फिर उसको क्लेम कर ले, तो वो पर्पस के भी अगेंस्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 8B का जो SRO है वो किन किन चीज़ों पे, उसके तहत कौन कौन सी चीज़ एक्सक्लूजन है, उन पे 8B लगता ही नहीं है। तो पहले उसमें ये आइटम है, ये STO है, ये है, ये आपका SRO है। SRO फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको पावर है, उसने इशू किया हुआ है। तो 1190 SRO है, इसमें सब्सिक्वेंटली 1290 ऑनवर्ड इसके डिफरेंट अमेंडमेंट आती रही हैं। तो ये इसमें जो कंप्लीट है कौन कौन सी चीज़ें, पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर, तो इस पे 8B नहीं लगेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर
manufacturer person making zero rating supply including export provided that value of supply exceed 50%, ये एक्सपोर्टर है उन पे अप्लीकेबल नहीं हो। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन के सर्वे, पाकिस्तान फील्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चर मेकिंग सप्लाई ऑफ आइटम कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल, ये वाला ऑन विच सेल टैक्स हैज बीन पेड बाय द इंपोर्टर और रिटेल प्राइस प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड 80% हुआ है। कमर्शियल इंपोर्टेड वेयर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सब्जेक्ट टू 3% वैल्यू एडिशन है, प्रेस्क्राइब इन द 12th शेड्यूल ऑफ द एक्ट एक्सीडिंग 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट इन ए टैक्स पीरियड। उसके बाद CNG डीलर है प्रोवाइडेड सो ऑन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सीडिंग 50% वैल्यू पेट्रोलियम डीलर्स लाइसेंस और कौन से सेल टैक्स रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ कोड रूल GI एंड कोटेड coil sheet which are listed on Pakistan Stock Exchange, all tier 1 retailer who have integrated all their POS with the board in term of chapter so ये रूल का रेफरेंस है, तो इन पे भी फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच आर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान टिल जून 2021, ये वाले हैं। इसके अलावा और तो नहीं। फर्स्ट first proviso of subsection and subsection 2 and subsection 3 of B shall apply mutatasa mandate to the input tax to be adjusted or carry forward as provided in clause B। तो उन्हें कहा जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें और क्लियर कर दिए, तो ये आप आगे करेंगे कैरी फॉरवर्ड, तो उसमें भी ये फिर वो भी एग्जामिटी होंगे। मेरा इस साल तो आपका समझे अप्लाई नहीं हुआ, आगे कैरी फॉरवर्ड का आगे एडजस्ट किया, आगे किया तो वो अप्लीकेबिलिटी और ये एग्जाम्पशन उसी तरह उस पर लगे। क्लियर जी, चले आगे जी। अब हम देख लेते हैं केस लॉ रेलेवेंट। ये 60%, 86% of the and creation in the presence of outstanding adjustable refundable unlawful confiscated double jeopardy and inconsistent with section 3, 7, 8B, 10, 66 of the act, VAT scheme and binding precedents। ये हमारा ख्याल है। ठीक है, अब आपने इसमें केस लॉ हम देख लेते हैं। ये एक ट्रिब्यूनल का है। At the last it is held that the charge of violation of 8B1 of the act is basically misconstrued and misconstrued and misconstrued by the tax functionary in its favor because the registered person is not legally allowed to adjust or reclaim input tax in excess to 90% of the output tax for a particular tax period thereunder, and this practice carries around the 12 tax period spreading over financial year commencing from 1st July and 30 June, but at the end of that financial year adjustment as the case may be, refund is permissible to the appellant as per provision of clause 3 of 8B of the REIT with rule 34 of notification, उस 34 में भी रिफंड है। क्लियर जी, तो अब हमारा भी एक टैक्स पीरियड में वहाँ जो 8B को खोलें, 8B में लिखे तो एक पीरियड में वो डिसलाउ करना है, अगली उसमें बात नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर आगे भी डिसलाउ होगा नहीं होगा, ऑनवर्ड के कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, ऐसी उसमें कोई बात नहीं। अगले में कैरी फॉरवर्ड होके प्लस फॉर द ईयर प्लस कैरी फॉरवर्ड के टोटल बनेगा, उसका फिर 60%, फिर ऑनवर्ड जो करंट ईयर क्लेम किया प्लस ओपनिंग भी होगा, फॉर द ईयर भी होगा और ऑल काइंड ऑफ इनपुट होंगे। पहले ओपनिंग होगा प्लस वो होगा तो वो हम क्लेम करेंगे, तो उसका 60% जो वो होगा, तो इट मीन पिछला आएगा आगे एडजस्ट होता जाएगा। तो डिसअलाउंग का कंसेप्ट नहीं है इसमें, ये है कि आपने रिड्यूस करना है इन दैट पीरियड, जिस पीरियड में आप इंटीग्रेटेड नहीं है उसमें आप क्लेम कम आपका होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, उतनी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो परमानेंट डिसअलाउंग का कंसेप्ट राउंड द पीरियड ड्यूरिंग विच नॉट आप इंटीग्रेटेड, उसमें आपका जितने भी पीरियड में आप इंटीग्रेटेड नहीं है उसमें 60% रिडक्शन होगी। और क्लेम कितना होगा, इनपुट ओपनिंग ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस फॉर द पीरियड जितना वो टोटल होगा, टोटल का 60% उसमें आपका कम हो जाएगा और आप लायबिलिटी करेंगे। ऑनवर्ड इसी तरह चलता रहेगा, डिसअलाउइंग का उसमें कोई कंसेप्ट नहीं।
It is well settled that what taxpayer having legitimate right of money deposited in the actual as a scared trust on the government cannot be deprived of the certain procedural lapse technicality. ये मोड इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ये सिक्योर ट्रस्ट है विद द स्टार्ट इनपुट टैक्स जो है स्कीम वैट स्कीम का पार्ट है, इसको टेक्निकलिटी और जो टेक्निकलिटी से या प्रोसीजर लैब से आपने नहीं किया, इस वजह से वो ट्रस्ट को आप कन्फिसिकेट नहीं कर सकते, है ना। अमानत है तो अमानत में आप ख़यानत नहीं कर सकते, फॉर द टाइमिंग डेफर कर सकते हैं, उसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने रिफंड या एडजस्टमेंट उसकी देनी है। तो deprive on certain procedural and technicalities whatever. Reliance is place of Judge High Court Lahore in case of Commission in Landry Mulk Enterprises। ठीक है, मल्क इंटरप्राइजेज नीचे है, आगे देख लेते हैं। ये मल्क इंटरप्राइजेज में procedure of section 8 it is clear that by allowing 90% judgment in the input tax the law is not disallowing input tax of remaining 10%। यहाँ कहते हैं लॉ वो 90% आपको कर दिया तो 10% को डिसअलाउ नहीं कर रहा, इसी तरह 60% रिड्यूस कर दिया तो उसको डिसअलाउ नहीं कर रहा कि वो डिसअलाउ फॉरएवर ही हो गया, उतनी अमाउंट आपसे उसने लेगी, वो कैरी फॉरवर्ड डाउनवर्ड चलता है। 8B इज ओनली प्रोसीजरल इन नेचर, वो फिर वो प्रोसीजरल और टेक्निकलिटी बात आ गई। नेचर विच इज देन फॉलोड बाय द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 60 ऑफ द विच कैटर टू द एंटाइटलमेंट ऑफ पिटिशनर टू क्लेम ऑफ रिफंड रिमेनिंग विच हैज नॉट बीन डिसअलाउड बाय द लॉ, क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड बाय मेड विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। द पर्पज ऑफ एनैक्टमेंट, ये पर्पज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी पर्पज था कि 10% क्यों लिया जाता है, तो यहाँ भी है कि आपसे 40% लिया जाता है तो 60% क्यों डिसअलाउ किया जाता है, यहाँ भी पर्पज वो है। वहाँ पर्पज भी वही था कि वो लोग इंटीग्रेट हों, रजिस्टर्ड हों, तो वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होते थे या अदरवाइज नहीं थे, इस वजह से कि बहुत से जो है जो इनपुट वाले हैं वो फेक फ्लाइंग इनवाइस क्या वो करते थे, उनका कम से कम 10 इनपुट बहुत ज़्यादा क्लेम करते थे और आउटपुट वो सेल या सप्लाई डिक्लेयर ही नहीं करते थे, उनका कम से कम वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो 10% तो एटलीस्ट है ना। तो यहाँ भी ये है कि इंटीग्रेट नहीं करते, तो चलो जब तक इंटीग्रेट नहीं करते तो इनको ये 60% देना पड़ेगा, तो हैवी एक किस्म की पेनल्टी है, तो जल्दी से जल्दी करा लेंगे। बेसिक पर्पस बिहाइंड द वो 60% ये है कि इमीडिएटली वो आप इंटीग्रेशन करा लें और ड्यूरिंग दैट वो एक्सेस मनी एक्सेस बर्डन पे पड़ जाए और सब्सिक्वेंटली उसको डेफर करके अगले महीने में एडजस्ट करते रहें। तो इसमें किधर था the purpose of the enactment seemed to be kept a check on the necessity to file correct tax return before allowing the claimer refund. The commission has to satisfy himself that input tax adjustments is due and admissible। यहाँ भी due है और admissible है। Here the adjudication take place which has to be completed within a period of 90 days from the date of filing of claim. Sale tax is a value added tax for which purpose the department is entitled to tax that the return is correctly filed. As a balancing criteria, the CC are allowed to make 90% of the input tax return, whereas they have to file return to claim the refund. It is true no mollified was attributed nor proved against the respondent, and it would be odious to deprive the registered person to run through the entire process again when this does not seem to be intention of the letter. At the worst, the department could have a procedure to impose penalty for non-compliance of the procedural formality, and not behind that. It is not allegation against the respondent that the input tax adjustment was not due to him। है ना, यहाँ भी ये नहीं है केस का डिपार्टमेंट कहते इसको ड्यू नहीं है, ड्यू नहीं है तो वो डिसअलाउ कर सकती है। ये पर्पज ये करने वाली ये डेफर हो सकती है पर परमानेंट डिसअलाउ नहीं हो सकती। द एंड वाज इलीगली क्लेम नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ सच एलिगेशन नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड बाय गोइंग थ्रू द मोशन अगेन। क्लियर। अगले नेक्स्ट, ये इसके बाद हमने एक ICA फाइल की थी, वो भी ICA में थी, तो उसको फॉलो किया। इसमें उन्होंने पेनल्टी पे भी उसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, वही वाला सेम है। तो इसको फिर ये 90% 10% फर्दर डिटेल के साथ इसमें पेनल्टी का इसमें टोटली वापस कर दिया था। उन्होंने कहा पेनल्टी की प्रोसीडिंग जो है दोबारा देखें, उसके भी जो देखें कि पेनल्टी कब लगनी है कैसे लगनी है उसके मुताबिक देखें।
मिंजरिया, एक्ट्रेसिया, बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, वो चीज़ें देखें, वो जो है वो के इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस वो स्टेब्लिश होते हैं या नहीं होते, और सिक्योरली फॉल करता है बंदा उसके अंदर नहीं, या वर्डिंग क्या है, शैल बी है, डिक्शनरी डायरेक्टरी नेचर है, तो फिर ना लगाई जाए, ऑटोमेटिक नहीं है। तो वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हर एक के अपने देखने चाहिए। एज ए पेनल्टी, एज ए टूल ऑफ रेवेन्यू मेजर नहीं होनी चाहिए, एज ए डेटरेंट है। इरेगुलरिटी, टेक्निकलिटी या लैब्स की वजह से पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो उसने कहा उसके भी हर एक के अपने अपने सर्कमस्टांस देख के तो फिर देखना चाहिए, देखो वो भी नहीं लगनी चाहिए डिफॉल्ट सरचार्ज नीचे है, वो उसी को काफ़ी हद तक रिप्रोड्यूस किया। और एंड पे उन्होंने कहा सिंस प्रोसीजर लैब्स हैज बीन कमिटेड एंड एट बीन एग्री बाय द लैंड काउंसिल टैक्सपेयर टू पे द पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज एज पर ऑर्डर ऑफ हेड ड्यूटी, आवर आंसर टू द proposed question is in the negative, is engage the appellant department and favor of the respondent taxpayer subject to payment of penalty as per order in the with the above the following ratio settled in the case of Mulk Enterprise Insurance reference application is disposed of। तो इसको फिर आगे इस रिपोर्टेड में भी उसी का पैरा 4 उठा के undeniably the issue had been settled by the court in the section supra wherein it is held that such a claim of 100% adjustment is only procedure lapse, the operative part of the said are reproduced here under record shows ये so ना 8B section उसी को per use of the it clear that allowing 90% of the law is not disallowed, वो उसी तरह था नीचे में, वो उसी को एंड पे फिर उसी था following एंड आखिरी फॉलोइंग द रेशियो सेटल्ड इन द रिव्यू इंस्टांस रेफरेंस एप्लीकेशन डिस्पेंस। ये अब एक किस्म का हाई कोर्ट के लेवल पे, बल्कि डीबी के लेवल पे आईसीए में, बल्कि सिंगल जज नहीं डीबी के लेवल सेटल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ भी अभी चल रहा है। ठीक है, आगे डिसअलाउ के मतलब भी है कि डिसअलाउ जो है वो कब किए जा सकते हैं, कैसे, ये डबल ये disallow input in the Commonwealth 73 double taxation unlawful. The provision of sale tax has to be construed strictly to avoid any possibility of double tax। ये भी हाई कोर्ट की है, तो कि डबल टैक्सेशन होती है। एक दफ़ा तो वो दे के है उसको सप्लायर को, जिसने किया उसको भी टैक्स दे दे, तो ये डिसअलाउ करके फिर कहें भी दे, तो ये डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकती ना। भी उधर भी कहेंगे, वो भी तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है किसने रजिस्टर किया हुआ है, डिपार्टमेंट ने किया है, उसका एजेंट है, वो कहते हैं जब परचेज किए तो उसको भी अमाउंट पूरी दे के आओ, तो हम आपको क्लेम भी नहीं देना। तो इसलिए वो स्कीम के एंगेज है और डबल टैक्सेशन है, उधर भी दे और डिपार्टमेंट को फिर दोबारा दे। क्लियर। तो इसलिए उन्होंने कहा ये स्कीम जो वैट स्कीम है, इट इज़ एंगेज द वैलिड, जब आपके पास इन केस एंगेज है वैलिड एडवाइस शोइंग पेमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इफ द रिस्पोंडेंट नॉट अलाउड एडजस्टमेंट ऑफ इट वुड लीड टू ए डबल टैक्सेशन। आपके वैलिड एडवाइस है, आपने उसको दे दी है, तो वो डबल टैक्सेशन है, तो इसलिए वो उसकी डिसअलाउइंग जो है वो अदरवाइज भी इट वुड लीड टू डबल टैक्स नॉट सस्टेनेबल इन द स्कीम। आगे ये मेफेयर बहुत इंपॉर्टेंट केस है डीबी का। In avoid to double taxation, ensure proper levy of tax is a mechanism of input and its disbursement are provided under section 3 of the act। तो ये बहुत बड़ी जजमेंट है, इसमें बाकी चीज़ें भी हैं। सेक्शन 3 को भी इंटरप्रेट किया गया है कि सब्जेक्ट टू है तो डिटर्मिनेशन करनी है, इनपुट आउटपुट की देनी है, अगर नहीं देते तो वो फिर अकॉर्डिंगली जो है स्कीम के एंगेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला लाहौर, इसमें भी वही डबल टैक्सेशन के बारे में 92। ठीक है, आगे नेक्स्ट फारूक और इसमें क्या है कुमार, इन सारों में ऑलमोस्ट वो डबल टैक्सेशन, इनपुट डिफाइन है, आउटपुट डिफाइन है, चीज़ें हैं। डीजी सीमेंट नहीं बेटा, ये डबल के ही सारे, आगे डीजी सीमेंट नहीं। एक मिनट, अगला हेड कौन सा, पर्पज ऑफ स्कीम ऑफ द, इसमें वही जो मेफेयर वाला है, पर्पज ऑफ द स्कीम और उसका सारा डिस्कस हुआ है। आगे चलो जी, इट इज़ ये मोस्ट मॉडर्न है, ये रेट फाइल हुई थी तो रेट अलाउ हुई थी, ये था ऑर्डर, तो उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि ये स्टेटस क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर है और ट्रस्ट है विद द स्टेट, तो इसको विद होल्ड या डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। इट इज़ अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज दैट देयर इज फ्री कंपटीशन द मार्केट, बायर एंड सेलर इन द मार्केट आर सेपरेट अनरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट प्लेयर्स।
transacting with each other and arm length transactions. The buyer has no control over the supplier. Once payment is made to the buyer through proper banking channel as provided under the Act, the buyer has no control over the supplier. Buyer has no means to police to the supplier to ensure that payment made is also duly deposited in the government expenditure. Supplier is not a puppet of the buyer and does not dance at his tune. Any such expectation, obligation cast upon the buyer in a market where there is free competition does defies reasonable and logic. तो इसमें आगे भी ये स्कीम के खिलाफ है, वही इंटरेस्ट है विद under the scheme of taxpayer enjoy propriety interest in the deduction of input tax from the output. Input tax is a property of the buyer which is paid to the supply of goods by the buyer. Any sub-constitution limitation, restriction a buyer from the deduction input tax from the output tax impinges the right of property input tax guaranteed to a taxpayer under the Constitution, Article 23 and must successfully filter through the test of constitutionality. तो ये प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये इनपुट टैक्स जो है इसको डिसअलाउ करना, डिस्कार्ड करना, कॉन्फिस्केट करना, डबल टैक्सेशन भी और फंडामेंटल राइट की भी खिलाफ वर्जी उसके बेफेयर ने भी आगे किया हुआ है। बाकी भी इसमें केस ला इसी तरह काफ़ी सारे हैं। चले आगे। शिफ्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है कि सब सेक्शन 3 जो है सेक्शन 3 का वो कहता है ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करना, बायर की नहीं है। जब जो चीज़ आपने बाय की है उसका टैक्स आपने नहीं देना जब उसको दे दिया है, तो उसका ये शिफ्ट भी नहीं कर सकते। वैसे जो प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उससे अटैच है। अनवाइस आपकी प्रजम्पशन अनवाइस जो आपको आई है वो उसने इशू की है, वो टैक्स अनवाइस है, डिफाइंड है, तो वो भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको ऐसे डिनाई नहीं किया जाता। चले मित्र नेक्स्ट रियल टाइम इनवॉइसिंग में वैसे भी क्योंकि आउट इनपुट वही अपलोड करते हैं, वही आपको कहते हैं क्लेम करें, तो वही है, वो सिस्टम का भी फॉल्ट है। सारा वेरिफिकेशन वैलिडिटी ये वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तो FBR की, आप खुद तो क्लेम करते नहीं, वो खुद पहले चेक कर रहे हैं सही है नहीं है। चलो ये अब हम STU पे देखते हैं कि STU जो है 17 है, पहले 1 था, अब FBR क्लैरिफाइड रिगार्डिंग सेक्शन 8B इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, neither binding nor enforceable against the registered person and kudai judicial also not subordinate decide contrary to the wording and scope of section 8B6 read with section ultra vary to section 3 है, 7 है, 10 है, 66 है ऑफ द एक्ट है और स्कीम है जो हमने पहले पीछे भी डिस्कस और इसका एक है भी, तो अगर नहीं भी हुआ तो रजिस्ट्रेशन या इंटीग्रेशन तो प्रोसीजरल और टेक्निकल है उसमें, क्योंकि आपकी मशीन इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो किसी को भी नो बॉडी कैन बी कंपेल्ड टू परफॉर्म इम्पॉसिबिलिटी। मशीन इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन है, तो ये एक ट्रांजिशनल फेज भी है। अब जिस दिन वो लाया है उसी दिन कहीं पेनल्टी लगाया, आज ही आपने क्यों नहीं रजिस्टर कराया भाई, तो उसके लिए टाइम लगेगा। जहाँ रीजनेबल काज हों तो वहाँ वैसे ही आपकी अगर रीजनेबल बोनाफाइडी आपके पास रीजनेबल काज हो तो पेनल्टी वैसे भी नहीं लगती, तो इसलिए वो डिसअलाउइंग भी पेनल्टी है, वैसे भी पेनल्टी वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये 2005 में इनके हिसाब से ख्वाजा सन्स ने उन्होंने इंटरप्रेट किया, लास्ट टाइम हमने देख लिया का रूल और उसका क्या स्टेटस है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टाइम कि रूल सबसर्विएंट होते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते और उसे इंटरप्रिटेशन स्टैचू की नहीं हो सकती, और इनकंसिस्टेंट हो तो स्टैचू उसमें प्रीवेल करेगा। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिए थे। आगे हम चलते हैं, ये सूफी वाला इसमें STU के मतलब है, इसको हम देख लेते हैं। Crux of the law settled in the way that what government or the authority issue under the rule making power conferred on it by a statutory provision or some specific constitutional provision will generally be characterized as a rule. On the other hand, directions are issued under the government authority, administrative and no legislative power.
तो नो डाउट द स्कोप ऑफ इशुएंस ऑफ डायरेक्शन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इज एक्सट्रीमली ब्रॉड, हाउएवर एज ए जनरल proposition it may be stated that the government can issue direction on any matter falling within the range of its administrative power so long that the field is not occupied by any statutory provision or a rule. The statutory rules are on the higher pedestal and administrative instruction can neither change the principle contained in the statutory rule nor rule can be amended through the administrative कि ये जो क्लैरिफिकेशन या STU है या ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है डायरेक्शन है, ये रूल से भी लोअर होती हैं। और इसके बाद अगले में है कि ये जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी नहीं है। एग्जेक्टिव का इनकन्सिस्टेंसी हो तो अगर हम स्टेटस देखें, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आपका एक्ट है, एक्ट के बाद आपकी SROs हैं, SRO के बाद रूल्स हैं, रूल के बाद ये STO जो क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन रूल जो सब ऑर्डिनेट भी फॉलो नहीं करती, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये उनके इंटरनल गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, ना टैक्स पेयर पे बाइंडिंग या अंगेज फोर्स हो सकती है, ना ही खुदाई जुडिशल अथॉरिटी। खुदाई जुडिशल जो होती है जो टैक्स पेयर और स्टेट के दरमियान डिसीजन कर रहे होते हैं, तो वो डिसीजन करने वालों पे भी एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी, और लॉ में भी लिखा हुआ है 72 सेक्शन। नेक्स्ट बेटा, ये देयरफॉर एंड वाला देयरफॉर वंस लॉ कंटेम्पलेट दैट सर्टेन मैटर रूल्स आर टू बी framed then board is bound to frame the rule and not to deal with such matters through the administrative order। रूल बनाने चाहिए, रूल में ऐसी चीज़ लिखी होगी तो वो फिर बाइंडिंग बोर्ड्स हो सकती है, लेकिन वो इन कंट्राडिक्शन विद लॉ ना हो। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो रूल की हैसियत नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो वो टैक्स पेयर के अंगेज या रजिस्टर्ड पर्सन के अंगेज या खुदाई जुडिशल अथॉरिटी के उसमें बाइंडिंग नहीं है। तो वो जो अगर उन्हें पर्पज़ अचीव करना है तो थ्रू STU या क्लैरिफिकेशन नहीं करना, वो प्रेस्क्राइब रूल का एक प्रोसीजर है, उसका ड्राफ्ट बनता है, उसकी नोटिफाई होता है, नोटिफाई करने के बाद पब्लिक को भी ऑफर है, उनकी ओपिनियन आती है, उसके बाद रूल बनते हैं। तो वो रूल का पार्ट है, तो वो स्टैचुटरी फोर्स है। रूल ऐसे क्योंकि सेक्शन 50 के तहत वो बनते हैं, तो रूल ऐसे ही हैं जैसे स्टैचू है, लेकिन इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, इम्बिग्विटी, आपस में अगर डेरोगेशन ऑफ लॉ है तो फिर लॉ जो है वो प्रीवेल करेगा, अदरवाइज उसकी स्टेटस हैसियत उसी तरह की है, क्योंकि स्टैचू की पावर एक्सरसाइज करते हुए वो रूल बनाए गए हैं। स्टैचू ने पावर दी है टू द सर्टेन अथॉरिटी कि वो ये रूल फ्रेम करे और प्रोसीजर अडॉप्ट किया, अनलेस वो विदाउट अथॉरिटी ना हो, इनकन्सिस्टेंट विद स्टैचू ना हो, या मेलाफाइडी हो, या कलरेबल हो, तो फिर उनको ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज रूल जो है, रूल वैसे फॉर द पर्पज ऑफ टू अचीव द पर्पज होते हैं, ना उसमें एडिशनल कंडीशन लगाई जा सकती, वैसे वो प्रोसीजरल नेचर और रिट्रांसपेक्टिव भी होते हैं और पर्पज अचीव करने के लिए होते हैं, पर्पज को डिफीट करने के लिए नहीं होते। ना कोई पेनल्टी, ना एडिशनल कंडीशन या ऐसी कोई चीज़ उससे रूल से नहीं लगाई जा सकती, पेनल्टी भी इवन नहीं लगा सकती। स्टैचू में पहले पैरामीटर चार्जेबिलिटी का, पेनल्टी का वो दिया होगा तो फिर रूल उसके मुताबिक बनाए जा सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, ये पेनल्टी कैसे लगेगी या ये टैक्स कैसे लगेगा या कैसे कलेक्ट होगा। लेकिन इटसेल्फ पेनल्टी या लेवी या कोई चीज़ लगाई या कम तो की जा सकती है, ज़्यादा नहीं की जा सकती है। सॉफ्टनेस ऑफ द लॉ जो है, रेगोरियसनेस ऑफ द लॉ, वो तो रूल रेगुलेशन से हो सकता है, बेनिफिशियल नेचर हो सकता है। सब्सटेंट राइट, स्टैच्यूटरी राइट को डिफीट करना, टेक अवे करना, वेटल डाउन करना, वो रूल या STU ऐसे नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल्स की चीज़ें। तो therefore unless the certain matter rules are to be framed, then board is bound to frame rule and not to deal with such matters through the administrative order। ये administrative order है, इसके जरिए नहीं किया जाता। The status of administrative order direction of the board being different from the delegation power and quasi judicial power has been recognized by the act itself, where to protect the safeguard of impartiality, independence of quasi judicial body, the provision of section 223 of the act provide that the administrative direction shall not be binding on the authority exercising judicial authority। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं। 223 जो है ये कस्टम का है, पैरेलल टू 72 जो है हमारा उसके मुताबिक, या 124 इनकम टैक्स में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जजमेंट है, इसको फिर आगे
इसके 187 में भी पुरानी भी थी, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। FBR ने सर्कुलर SR इशू किया, तो इसमें भी वो डिस्कस किया हुआ है कि ये कॉम्पिटेंट बोर्ड है या नहीं है, इसकी नेचर क्या है, बाइंडिंग है या नहीं, खुदाई जुडिशल पे या टैक्स पेयर पे इंटरप्रटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कोर्ट इसको आगे भी अनवर्ड फॉलो करते हैं। तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव प्रोविजन दैट थ्रू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द फंक्शनरी डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर द ऑर्डिनेंस, कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उस पर FBR का कंट्रोल तो है, इसमें तो कोई नहीं। But it does not figure in the hierarchy of form provided under adjudication, hierarchy adjudication of such liability as to tax। लेकिन जो हायरार्की है एडजुडिकेशन कर सकते हैं या खुदाई जुडिशल अथॉरिटी हैं जो लिस्टेड हैं, जो सेक्शन है आपका 207 है इनकम टैक्स का, यहाँ 30 है, फेडरल एक्साइज में वो आपका 29 है, उसमें ये FBR लिस्टेड नहीं है उनका। ये FBR जो या जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जैसे कमिश्नर है या DC है, जो एडजुडिकेट करते हैं, जो आपके ऑर्डर पास करते हैं, उनमें FBR नहीं है, वो ऑर्डर नहीं कर सकता। इसलिए उनका as to tax in this view of the matter any interpretation placed by the Federal Board of Revenue on a statutory provision cannot be treated as a pronounced by a forum competent to adjudicate upon such a question judicially or quasi-judicially. We may point out that Central Board Revenue cannot issue any administrative direction of the nature which may interfere with the judicial or quasi-judicial function entrusted to the various functionaries under the statute. The instruction and direction of the revenue are binding on the functionary discharging their function under the ordinance in view of section 8 so long as they are confined to the administrative matter। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की हद तक बाइंडिंग है, खुदाई जुडिशियल या उसमें बाइंडिंग फोर्स या उस तरह ये उन पर बाइंडिंग नहीं है। द interpretation of any provision ordinance can be rendered judicially by the hierarchy of form provided under the above provision, namely income tax officer जो है, appellate आपका appellate assistant commissioner है, tribunal है, high court है, and not the central board। In this view of the matter, interpretation placed by the prisoner on the relevant provision of the ordinance in the circular can be treated as an administrative instruction, not a judicial interpretation। वो administrative apply हो सकती है, judicial नहीं हो सकती, बाइंडिंग नहीं है, टैक्स पेयर पे ना से। ये इसी को फिर उन्होंने फॉलो किया, इसमें ये पुराना, इससे पहले इसमें भी इसी चीज़ को कस्टम का वही वाला कि इसका क्या रोल है इंटरप्रिटेशन का नीचे है। इसमें इम्पॉर्टेंट है बहुत कि रूल के जरिए आप कंडीशन ये वो आप नहीं लगा सकते, ये कोई चीज़ें नहीं करते। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द कंट्रेक्चुअल काउंसिल फॉर द पिटीशन दैट नो सबऑर्डिनेट रिलेशन कुड टेक अवे पावर ग्रांटेड बाय द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर और इम्पोज कंडीशन नॉट सो इन्वेस्टिगेशन बाय द लेटर। अगर स्टैच्यू में कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली परमानेंटली डिसअलाउड नहीं है, तो ये थ्रू इंटरप्रिटेशन उसको डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो ना ही कोई एडिशनल कंडीशन इम्पोज की जा सकती हैं थ्रू द सबऑर्डिनेट, ना रूल के जरिए भी नहीं हो सकती, SGO उसके तरफ बिल्कुल नहीं हो सकती। तो केसेस रेफर्ड बाय द लैंड काउंसिल ने 1990 SCM 142 एंड शेख स्पिनिंग मिल, वे भी उसी तरह का था जो सेंट्रल इंश्योरेंस वाला था। एंड द बोर्ड and 2001 PTD and Rafaqat fully support this. Adversely, class 72B exempt qualification 102 industrial if the tax liability of the current tax year on the basis of determined tax liability on preceding 2 year higher than, ये भी कंडीशन जो था 65 वाला और 148 वाला, उसके लिए उन्होंने 72 में क्लास कुछ एग्जामिशन दी थी, उसके तहत उन्होंने SRO इशू करके उसमें कंडीशन एडिशनल लगा दी थी कि पहले साल में ये होना चाहिए, इतनी लाइबिलिटी ज़्यादा होनी थी, तो वो सारी कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। उन्होंने कहा जो कंडीशन उसमें नहीं है 72B क्लास में, वो थ्रू SRO नहीं लगा सकते। बाद में फिर वही उन्होंने उठा के उस 72B क्लास थी सेकंड शेड्यूल की, उसके अंदर लेके आया था। उनके उसके अंदर होगी, स्टैचू में कंडीशन होगी तो ठीक है, थ्रू SRO जो है कोई एडिशनल कंडीशन या एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्सट्रोनियस चीज़ें जो है वो सारी नहीं की जा सकती। लीव इट, आगे शेख स्पिन ने ये 99 ये भी वही सेंट्रल इंश्योरेंस को फाइल करके उसी का उन्होंने नीचे कर दिया।
ये बाकी ये पाकिस्तान बीवरेज है, इन्होंने भी ये रूल के रिकॉर्डिंग के रूल सब्सिडेंट है, कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई एक्सट्रोनियस नहीं है, कलरेबल नहीं होने चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी है, इंटरोगेशन लॉ है, तो वो इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें जो है इनके मुताबिक STU की स्टेटस जो है वो जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना टैक्स पेयर पे बाइंडिंग है, ना ही खुदाई जुडिशल पे बाइंडिंग है, और जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन जो है कॉम्पिटेंसी नहीं है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू STU या क्लैरिफिकेशन करे, और उसकी जो है वो किसके पास है, वो कमिश्नर है या DC है या कमिश्नर अपील है या ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टैचू जो है उसके लिए फिस्कल स्टैचू के लिए ज़रूरी है इन टैक्सिंग ना कोई एजम्पशन प्रजम्पशन, ना एडिशन ना इन्फ्रेंस, कुछ नहीं हो सकता, जैसे वर्ड है उसी तरह ही इंटरप्रेट करने, लेटर ऑफ लॉ और वर्डिंग ऑफ लॉ उसके मुताबिक करने। क्लियर। उसके बाद आगे पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी वाले नॉन सर्विसर नोटिस ना हुआ हो आपको, आजकल जो जर्नल प्रैक्टिस है वो आपको वो 33-25A का नोट दे देते हैं, उसमें 11 मेंशन ही नहीं करते, 11 के बगैर 25A जो है डायरेक्टली वो जस्ट डिफाइन करता है कि ये पेनल्टी है, इम्पोजिशन की पावर जो है, असेसमेंट की पावर जो है या एडजुडिकेशन की पावर जो है वो 11 में, 11(1) है, 2 है, ऑनवर्ड है, वहाँ पेनल्टी लगनी है। तो शो काज नोटिस 33-25A का नहीं होना, तो शो काज नोटिस जो है वो 11(2) का या दूसरी 11 है उसका होना है। तो और उसके साथ शो काज 11 का 5 जो है वो स्पेसिफिक कहता है कि शो काज नोटिस के साथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, जस्ट सिंगल शो काज नोटिस भी नहीं, बल्कि शो काज नोटिस में जो ड्यू प्रोसेस है शो काज नोटिस होना चाहिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग मेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन एडिशन टू शो काज नोटिस होना चाहिए, उसके बाद अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हो, इम्पार्शियल हो। तो कुछ केस लॉ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड को भी डिफाइन किया गया है कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जस्ट मेयर नोटिस जो है दैट डज नॉट सर्व एज ए वर्ड जो है हेयरिंग का वर्ड को फुलफिल नहीं करता, तो उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बाकी वो सिंगल नोटिस जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट की है कि सिंगल नोटिस से आप किसी को पेनल्टी नहीं लगा सकते, मेडिकल की है। अभी वो जुल्फ़िकार वाली भी है कि 3 सर्कुलर भी हैं कि एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटी या 15 ईच की दें, और उसके बाद कोई एडवर्स ऑर्डर पास करना है तो फिर करें। इसमें एक ड्यू प्रोसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो ड्यूटी फ्री शॉप की, उसमें ड्यू प्रोसेस के उन्होंने 4 कंपोनेंट दिए। नंबर 1 नोटिस दें, दूसरा आप अपॉर्चुनिटी दें, तीसरा उसका कि इम्पार्शियल अथॉरिटी हो, चौथा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो। तो फिर ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10 है, उसके कंपोनेंट या उसकी रिक्वायरमेंट ये सेफ गार्ड पूरे होते हैं। साथ ही उन्होंने फिर डिफाइन किया अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी वाला ये 4 उन्होंने दे के उसके बाद आगे it is further to be noted that hearing is to be meaningful, particularly when some action detrimental to the right of citizen is to be taken. Hearing held in a mechanical perfunctory manner cannot be treated as a hearing for the purpose of due process of law. This court concur with the meaning of hearing elaborated by Lahore High Court in so उसमें भी यही उसी तरह रिप्रोड्यूस की है। इसी तरह सीमेंस केस है, उसमें उन्होंने कहा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, हेयरिंग जो वर्ड जो है, हेयरिंग का मतलब कानों से सुनना है, ना कि नोटिस से आप इन राइटिंग आपने करना है। तो वैसे भी 11(5) है सेक्शन। बाकी आपके जो इसमें एक और है बाबर केस, उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो ये जो हियरिंग है या आडी आटम पाटम जो है डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन जो है ये गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ एडमिशन फ्रॉम द ओरिजिन ही था, लेकिन जब से आर्टिकल 10A आया है 18 अमेंडमेंट के बाद, तो इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसने अचीव कर ली है। अब ये मैंडेटरी बन गया। पहले ये 2 रूल थे। पहला रूल ये था कि अगर स्टैचू में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड की गई है और वो मैंडेटरी नेचर है, उसको ना प्रोवाइड करें तो फिर उस सिचुएशन में दोबारा वो प्रोवाइड करके क्योरेबल नहीं था वो डिफेक्ट। लेकिन अब जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी पहले नहीं प्रोवाइड की थी, तो स्टैचू में नहीं थी, तो वहाँ दोबारा रिमांड हो सकता था और क्योर डिफेक्ट इलीगल समझा जाता था और वाइड एबिट शो नहीं उसको समझा जाता था और उसको क्योरेबल था।
लेकिन जब से आर्टिकल 10 ए आया है तो क्योंकि फंडामेंटल राइट बन गया है, तो फंडामेंटल राइट के जो भी एक्शन खिलाफ होगा वो आर्टिकल 8 के तहत वो वाइड एबिलिटी होगा। तो इसलिए वो एक अब मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। तो आप लॉ में गिवन हो या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग या ड्यू प्रोसेस पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टैच्यू है, और वो फंडामेंटल जो आपका राइट है वो प्रीवेल करता है ओवर द स्टैच्यूटरी राइट। तो उसके लिए जहाँ कहीं नहीं दिया जाएगा तो वो फिर वाइड एबिलिटी होगा। क्लियर? इसके अंदर हमें 122 नो रूटीन में आता है जी, वो आता है, हाँ वो हमें कहते हैं कि 11 तारीख इतने बजे आपका केस फिक्स किया गया। क्या जो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है ये सेपरेट नोटिस आना चाहिए, या उसके अंदर ही जो एक लाइन या एक पैराग्राफ इसके लिए काफ़ी है कि जी आप आए और अपना मौक़िफ़ सुनाएं? पहले तो देखिए अभी एक जजमेंट आई है, उन्होंने कहा कि 122(5) जो है उसका नोटिस अलहदा देना चाहिए। अभी मलिक साहब की जजमेंट है, उन्होंने कहा है जी पहले तो आप अपॉर्चुनिटी, पहले तो वैसे कुछ केस ला ऐसे भी हैं 122 इन्वोक करना है तो स्टैच्यूटरी नोटिस है, रूल 68 है। पहले जब भी आप पावर रिज्यूम करनी है तो आप उनकी ड्यूटी है एज पर रूल जो है 68 जो है वो उसका नोटिस दें आपको। और फिर सबसेक्शन 5 जो है फिर उनके पास उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, पहले तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्डर या अदरवाइज डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए, अदरवाइज जो एक्वायर्ड ऑर्डर हो या अदरवाइज हो। दूसरा उसमें 3 कंडीशन और भी हैं। वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या शो करे, नंबर 1 वो आपकी एस्केप असेसमेंट हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपका जो है वो कहीं आया ही ना हो, जैसे कि समझे कंसीलमेंट हो वो वाला हो। दूसरा ये है कि अंडर असेस हो, आपने कोई चीज़ है तो वो वैल्यू ज़्यादा थी आपने कम असेस हो गई। चौथा जो है कि आपको ओवर रिफंड मिल गया हो या ओवर अलाउड एक्सपेंस हो गए हो। तो अगला उसमें है कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ हेड हो। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है सिंपल नहीं हो बल्कि इन चीज़ों को भी क्वालिफाई करते हो। वैसे भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी सेंट्रल इंश्योरेंस में जो अभी हमने पढ़ा था इसी में भी डिवाइंड है, और भी सबसिक्वेंट डिवाइंड है जो फ्री ऑफ डाउट हो, डाउटफुल ना हो, वो डिबेटेबल ना हो, वो फ्रेश न्यू एग्जैक्ट हो, और उसका फर्दर ट्रायल प्रोब या फर्दर डॉक्यूमेंट ना चाहिए हो, उसके लिए वो इटसेल्फ भी डेफिनेट और ऑथेंटिक हो, उसके लिए फर्दर ट्रायल करने की या फर्दर डॉक्यूमेंट की या प्रूव करने की उसके लिए ज़रूरत ना हो, तो इटसेल्फ भी कंप्लीट हो। उसके लिए आपसे फर्दर ना मांगे कि आप डॉक्यूमेंट दें। अगर कोई आपने वैल्यू ये अंडरस्टेट की इतनी और कहे इसके डॉक्यूमेंट भी लाओ, तो डॉक्यूमेंट लाना जो है तो इट मीन वो डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेड है, वो डाउटफुल है, तो इसलिए वो डेफिनेट नहीं है। तो वो कंडीशन जो है वो उसका नोटिस भी देना, वो उसको आइडेंटिफाई भी करना कौन सी सब क्लास है, ये भी उसकी ड्यूटी है। और ये अपॉर्चुनिटी वाला जो अपना वो नोटिस देना तो इन राइटिंग है, उसके बाद इसी को मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल होनी चाहिए और फेस टू फेस मीनिंग। हर्ड का मतलब ये है कि बुलाएं सुने भी, जस्ट नोटिस देने से या रिप्लाई आने से वो कंप्लीट नहीं। और फिर 3 अपॉर्चुनिटी वैसे भी वो जो जुल्फ़कार केस है या सर्कुलर FBR के अपने हैं कि एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटी अगर आपने एक्स पार्ट या कोई एडवर्स ऑर्डर डेट्रीमेंटल टू द राइट ऑफ द टैक्स पेयर करना है तो कम से कम 3 अपॉर्चुनिटी दे के ड्यू प्रोसेस के साथ उसको आप फिर करें। और फिर भी अब तो पहले होता था कि नॉन प्रोसिक्यूशन में वैसे ही ऑर्डर हो जाते थे, तो अब ट्रिब्यूनल के भी जो रूल शूल है वहाँ से भी वो ख़त्म हो गए जब से ड्यू प्रोसेस आया। फिर भी ड्यू प्रोसेस का मकसद ये है कि आप एक्सपर्ट भी करना है तो एक्सपर्ट के लिए भी आपने फैक्ट जो है जो आपके पास हैं तो वो भी आपका जो अगर 121 है तो उसमें लिखा हुआ है बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट का मतलब ये नहीं आर्बिट्री वैसे ही आप लगा दें, बेस्ट मीन जो गुड से भी आगे है, तो आपके पास को मेरिट पे आपने काम करना है। जो फैक्ट सर्कमस्टांसेस जो आपके पास बेसिस है, कोई आप मटीरियल एविडेंस जो भी आपने एस्टिमेट करना है वो आर्बिट्री या कोई कंजक्टर नहीं होना चाहिए या वैसे सर्विसेज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो किसी मटीरियल बेस पे हो, किसी इंक्वायरी पे हो, किसी पैरेलल केस पे हो, ना कोई हिस्ट्री बेस हो, तो कोई ना कोई उसकी बेसिस जो है वो होनी चाहिए। और वो भी क्या होनी चाहिए, लॉजिकल और बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट अमंग द बेस्ट, बेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि जो मर्जी आप लगा दें, तो वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पेनल्टी, ठीक है जी, ये आपने उसका डिस्कस कर लिया। अब 33(25)A उसको हम पहले पढ़ते हैं। उससे पहले हम 14A देख लेते हैं। 14A जो नया आया
ऑर्डिनेंस के तहत, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत डिसकनेक्शन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप POS इंटीग्रेशन विद FBR सिस्टम नहीं कराते अकॉर्डिंग टू द 9A जो सब सेक्शन है सेक्शन 3 और रिक्वायरमेंट जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक नहीं कराते तो आपका